नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं इतिहास का अध्ययन। इतिहास कहते किसे हैं? तो चलिए जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हिस्टोरिका, इतिहास है जो हिस्टोरिका शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्टोरिका का अर्थ होता है खोजबीन करना या जांच पड़ताल करना। इतिहास की परिभाषा है प्रमाणित स्रोतों के आधार पर अतीत के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण के बिना हम यह नहीं कह सकते कि यह घटना पहले हुई है। इतिहास में क्या होता है? इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन होता है और अतीत की घटनाओं का अध्ययन हम इसी बेस पर कर सकते हैं कि हमारे पास प्रमाण हो। प्रमाण के बिना हम यह नहीं कह सकते कि यह घटना हुई थी कि नहीं, यह व्यवस्था पहले थी कि नहीं। इसके लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है, प्रमाणों की आवश्यकता होती है। और वो प्रमाण किनसे प्राप्त होते हैं? प्रमाण हमें पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से और सिक्कों से, इन तीनों से हमें वो प्रमाण प्राप्त होते हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह घटना अतीत में घटी थी। चलिए जानते हैं इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, जिन्होंने क्या पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी और ये राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। और इंडिका में किसके बारे में वर्णन है? भारत के बारे में वर्णन है। प्रागैतिहासिक काल के पिता रॉबर्ट ब्रुश फुटिज को, इन्होंने क्या किया? पल्लवरम गांव है, इसके पास इंडेक्स की खोज की, पुरातात्विक स्रोत की खोज की सर्वप्रथम। और इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों में बांटा जाता है। तो इसमें है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या? रॉबर्ट ब्रुश फुटिज ने पल्लवरम, एक गांव है, उसके पास से क्या निकाला? इंडेक्स, पुरातात्विक स्रोत खोजा। इसके लिए रॉबर्ट ब्रुश फुटिज को प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। अब इतिहास है तो इतिहास को प्रमाणित करने के लिए पहले भी देखा था कि हमें स्रोतों की आवश्यकता है, प्रमाणों की आवश्यकता है। और प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? स्रोतों से। और स्रोत कहते किसे हैं? जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती हो, उसे स्रोत कहते हैं। स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में क्या आते हैं? अवशेष यानी मानव कंकाल, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। और भारतीय साहित्य को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, वो है धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में आता है वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आते हैं अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का लिखा हुआ है, महाभाष्य पतंजलि का, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का, पंचतंत्र और संगम साहित्य प्रमुख है। भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है ताकि आसानी से हम इसे जान सके। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक काल, जो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। लगभग सटीक नहीं कह सकते कि इस समय से इस समय की बीच की अवधि है वो प्रागैतिहासिक काल की है। अनुमानित है कि 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल। इस समय कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता था?
पत्थर के बने औजारों का प्रयोग होता था। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है लगभग। इसमें पत्थर और धातु, पत्थर का प्रयोग तो किया ही किया जाता था, साथ में धातु का प्रयोग भी आरंभ हो गया था। और धातु में कौन सा धातु? तांबा। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे 600 ईसा पूर्व से वर्तमान यानी आज तक माना जाता है। इस काल में लोहे के धातु, इस काल में लोहे के धातु का औजार बनाए जाते थे, लोहे का प्रयोग अधिक होने लगा। ऐसा नहीं है कि इस काल में पत्थर का प्रयोग होता है तो इस काल में धातु का प्रयोग हो गया तो पत्थर का प्रयोग पूर्ण समाप्त हो गया। पूर्ण समाप्त कभी भी नहीं होता, साथ साथ में पत्थर का प्रयोग भी चलता रहा। और इस काल में ऐसा नहीं है कि लोहे का प्रयोग होने लगा तो तांबे और पत्थर का प्रयोग नहीं होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोहे के साथ पत्थर के औजार और धातु यानी तांबे के औजार दोनों के पाए जाते थे, साथ में लोहे का। ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ सभी जगहों पर क्रांति आ जाए, एक साथ सभी जगहों पर परिवर्तन आ जाए, धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। पीछे पढ़ा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और अब प्रागैतिहासिक काल है उसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल है, इसको भी आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है, इसमें क्या है? आदि मानव था, मानव नहीं थे। और इस समय तक क्या है? आग का पत्थर के सहायता से, आग का पत्थर के सहायता से आविष्कार हो चुका था। और उस पत्थर का नाम था चकमक पत्थर। और इस काल में लिखित जानकारी नहीं मिलती। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? लिखित जानकारी नहीं मिलती, अवशेष ही मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें जानकारी मिलती है। पल्लवरम इंडेक्स, चेन्नई के पास पल्लवरम गांव है, उससे एक इंडेक्स मिला है, वो ही इसका अवशेष है। अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय कितना है? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। और पूरा पाषाण काल का 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अब है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें पशुपालन के साथ साथ क्या है? कृषि का आविष्कार हो चुका था, किसान कृषि भी करने लग गए थे। कृषि, चलिए दोबारा देखते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल है वो 25 लाख से 3,000 ईसा पूर्व तक है। और प्रागैतिहासिक काल को फिर 3 भागों में बांट दिया जाता है, वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। और पूरा पाषाण काल है, इसको भी फिर आगे 3 भागों में फिर और बांट दिया जाता है, वो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या है? आग का आविष्कार हो चुका, चकमक पत्थर
की सहायता से। और मध्य पाषाण काल में है वो पशुपालन की शुरुआत होती है। नव पाषाण काल में है वो पशुपालन और कृषि की शुरुआत होती है। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक है। और प्रागैतिहासिक काल जो हमने पीछे पढ़ा वो कब तक था? 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक। वह आदि ऐतिहासिक काल जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और इस समय में पत्थर के साथ किसका प्रयोग होने लगा? तांबे का प्रयोग होने लगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तांबर युग भी कहा जाता है। और इस समय पुरातात्विक अवशेष मिले हैं और पुरातात्विक अवशेष के साथ साथ लिखित अवशेष भी मिले हैं, लेकिन उनकी भाषा हम पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं अभी तक। आहड़ सभ्यता इसी काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक आर्य सभ्यता इसी काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर यह काल 1750 की बजाय 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और वैदिक सभ्यता या आर्यों का आगमन इसी काल में हुआ, आदि ऐतिहासिक काल में। कब हुआ? 1500 ईसा से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता मानी जाती है। और कहा जाता है कि इस सभ्यता का अंत, कुछ विद्वान कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत आर्यों के आगमन के साथ हुआ, यानी आर्यों का आगमन होते ही इस सभ्यता का अंत हो गया। और कुछ विद्वान कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है वो 600 ईसा पूर्व से अब तक है। इससे पहले हमने पढ़ा भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और 3 भागों में पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो 600 ईसा पूर्व से अब तक माना जाता है। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक नहीं, ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो 712 से 707, यानी मुस्लिम शासन था इस समय, इसलिए मुस्लिम शासन का काल भी कहा जाता है। और कहीं कहीं यह काल 1757 तक माना जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास 1707, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुस्लिम शासन की सत्ता ढीली पड़ने लगी और इसके कारण काल में परिवर्तन आया, तो इसे आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास जो 1707 से आज तक माना जाता है। और इस समय क्या है कि हमें पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए और लिखित अवशेष भी प्राप्त हुए। दोनों प्रकार के स्रोत हमें प्राप्त हुए, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत भी। और दोनों प्रकार के स्रोतों में हम पढ़ने में सक्षम हैं।